मैं ना मानूंगी, मैं ना मानूंगी इस रिजल्ट को, इस वोटिंग को, इस गंदे वर्डिक्ट को। मैं ना मानूंगी, मैं ना मानूंगी। तुम इस गाने का फीमेल वर्जन क्यों गा रहे हो शेखरो? मैं ये फीमेल वर्जन इसलिए गा रहा हूं बंदरू, क्योंकि मैं ये किसी फीमेल के बिहाफ पे गा रहा हूं। बंगाल में इस गाने का फीमेल वर्जन ही चल रहा है और चले ही जा रहा है। ममता दीदी मान ही नहीं रही है, मान ही नहीं रही है, मतलब मान ही नहीं रही है। Swarnada, thank you. Thank you. Full of state giving one mandate and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case. बंगाल को फतेह करने के बाद ममता दीदी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और आते ही चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी पर क्या बरसी हैं, क्या बरसी हैं। अरे ये कहने की जरूरत तो है ही नहीं कि बरसने के लिए दीदी आज भी अपने दोनों पैरों पे चलकर ही आई। কোর্টে তো আমরা যাবই, নিশ্চয়ই যাব। আই ডোন্ট লাইক এনি ভায়োলেন্স অর এনিথিং, বাট ওয়াই বিজেপি ইজ ডুইং দ্যাট? বিজেপি যে সায়েন্সার নয় এবং এই মহিলা শক্তি একমাত্র পারে বিজেপিকে সম্পূর্ণভাবে রুখে দিতে, আর আমার ইয়াং জেনারেশন। कमाल देख रहे हैं, पूरे बंगाल में जो जीत हुई है उसे तो ममता दीदी ने दिल खोलकर, जिगर खोलकर स्वीकार कर लिया है, लेकिन नंदीग्राम में जो उनकी हार हुई है दीदी उसे मान ही नहीं रही। खेला होवे के बाद अब बोल रही है संग्राम होवे, आंदोलन होवे। সব সাংবাদিকরা দেখলো, অ্যানাউন্স করে দিল, ইলেকশন কমিশন অ্যানাউন্স করে দিল, গভর্নর আমাকে ফোন করলো, তারপরে হঠাৎ সব উল্টে গেল। আমি তো এরকম কোথাও দেখিনি যে এত বড় মাফিয়াগিরি। যাক গিয়ে এটা আমরা চাই বিচার হোক, কোর্টে তো আমরা যাবই, নিশ্চয়ই যাব। इतना ही नहीं, दीदी बीजेपी को शहंशाह बता रही। बताइए, शहंशाह। বিজেপি যে সায়েন্সার নয়, সায়েন্সার নয়। दीदी, ओ दीदी, बीजेपी शहंशाह होती तो क्या आपको इतनी आसानी से 200 सीटें जीतने देती? नहीं, आप मुझे बताइए, जीतने देती क्या? लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। They said anyhow Mamata Banerjee is to be defeated. What is this? They cannot stop me. Even I am telling you, they have got 78 some seats. Even they should not cross 50. It is because of election commission's contribution. ये तो वही बात हो गई, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। थू थू करके दीदी कह रही है कि पुलिस बीजेपी के लिए काम कर रही थी, सेंट्रल फोर्स ने बीजेपी के लिए काम किया है, चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम किया है। এবং বিজেপি অনেক অত্যাচার করেছে, এটা আমরা জানি। সেন্ট্রাল ফোর্সেস অনেক অত্যাচার করেছে, আমরা জানি। তা সত্ত্বেও কয়েকজন পুলিশ তো নিশ্চয়ই, কয়েকজন তার নিজের মতো কাজ করে জায়গাগুলো করেছে এবং পুরো বিজেপির হয়েই আসরে নেমেছিল। सब बीजेपी के लिए काम किया है, फिर भी बीजेपी हार गया है। दीदी, हमको तो रिजल्ट देख के लग रहा है कि खुद बीजेपी भी बीजेपी के लिए काम नहीं किया है। और मोदी जी के लिए कुछ नहीं बोला दीदी ने? मोदी जी से तो बहुत नाराज हैं दीदी, बहुत नाराज। नाराज क्यों? भाई, दीदी कह रही हैं कि मोदी जी ने तो मुझे बधाई देने के लिए फोन तक नहीं किया। अरे दीदी, दीदी, मोदी जी ने फोन इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि फोन करते तो हेलो दीदी ऐसा तो बोलना पड़ता ना, बोलना पड़ता कि नहीं? सम्माननीय आदरणीय दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी आप सुनती भी नहीं हो। दीदी, दीदी, ओ दीदी। और दीदी सुनते ही आप नाराज हो जाते, शायद इसलिए नहीं किया होगा फोन। वैसे
बंगाल के इस रिजल्ट के बाद मुझे लगता है कि मोदी जी अब अगले साल यूपी के इलेक्शन में बहन मायावती को भी बहन जी, ओ बहन जी नहीं कहेंगे। वो कहते हैं ना, दूध का जला। मजाक एक तरफ है, मतलब मोदी जी को और भी बहुत सारे काम है दीदी, वक्त नहीं होगा। और फिर जीत की बधाई देने वाला ट्वीट तो कर ही दिया था ना उन्होंने। ये ट्वीट किया था कि नहीं? पश्चिम बंगाल में जीत के लिए ममता दीदी को बधाई। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, महामारी को दूर करने के लिए केंद्र पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव समर्थन देना जारी रखेगा। तो फिलहाल अभी आप ट्वीट से ही काम चला लीजिए दीदी, और बीजेपी को रोकने के बाद अब आप कोरोना के प्रकोप को रोकने पर काम कीजिए। आप तो अभी भी आरोप वाले मोड में ही काम कर रही हैं। ভ্যাকসিন যেটা হচ্ছে 65% ভ্যাকসিন আমাদের এখানে যেটা প্রোডাকশন হয়েছে সেগুলো বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। দে আর সেন্ডিং मैक्सिमम वैक्सीन एंड ऑक्सीजन टू 2-3 स्टेट्स। हमारा जब वैक्सीन मिल जाएगा, हमने 3 करोड़ मांगा, 1 करोड़ हम प्राइवेट सेक्टर को देगा, 2 करोड़ हम देगा। देने से टाइम भी लगता है ना, वक्त भी लगता है। हमारा वार्ड में काम चल रहा है हर रोज, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा वैक्सीन मिल जाए तो हम 5 तारीख से शुरुआत करेंगे। अब इस आरोप प्रत्यारोप वाले मोड से बाहर निकलिए दीदी, और उस पर अमल कीजिए जो आपने आज कहा है। याद है कि नहीं कि भूल गई? सुनिए आपने क्या कहा है। निर्वाचन হয়েছে, নির্বাচনে হার জিত হয়েছে, নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচনে হার জিত হয়েছে। एग्जैक्टली, हार जीत तो चलती रहती है दीदी। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हार जीत तो खेला का पार्ट है, जिंदगी का पार्ट है, खेला होवे। आप भी नंदीग्राम को भूलकर अब अगले संग्राम पर ध्यान दीजिए, कोरोना पे ध्यान दीजिए प्लीज, ये मेरी आपसे विनती है। वाह वाह, क्या कविता है! क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही। वाह वाह वाह, क्या कविता, कमाल की कविता। ये नेताओं की पोल खोलते खोलते तुम कविता क्यों पढ़ने लगे शेखर? इसलिए बंदरू की नेता लोग हार जाने के बाद कविता पढ़ने लगते हैं। जैसे बीजेपी के एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय आजकल शिवमंगल सिंह सुमन रचित कविता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़ा करते थे, वो पढ़ रहे हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही और वो भी सही। कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं और बंगाल के बीजेपी प्रभारी हैं, लेकिन नाम में विजय होने के बावजूद भी उन्हें बंगाल में विजय प्राप्त नहीं हुई। हालांकि ऐसा कहने पे कहीं वो नाराज ना हो जाएं, क्योंकि वो अपने आप को अखिल भारतीय नेता मानते। तो विजयवर्गीय जी पिछले कई वर्षों से बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, और इस बार कई दूसरे बीजेपी नेताओं की तरह उनको भी पूरा यकीन था कि बंगाल का किला तो फतेह होना ही है और हम 100% सरकार बनाएंगे। मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में विजयवर्गीय जी क्या करें? सोचिए, हार जाने के बाद तो हर नेता उदास हो जाता है ना बंदरू? बिल्कुल हो जाता है, यकीनन। लेकिन वो ये भी जताता है कि कोई उदासी नहीं है, मैं तो जैसे जीत में वैसे हार में। तो विजयवर्गीय जी भी यही कर रहे हैं, और ऐसे में वो शिवमंगल सिंह सुमन की वो कविता जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर सुनाया करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही, वो सुनाए जा रहे हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही और वो भी सही। आपको ये बता दूं कि विजयवर्गीय जी अक्सर बहुत तंजिया और बहुत तलखियों के साथ बोला करते थे, थोड़ी कड़वाहट रहती थी उनकी जबान में। पर आपने ये गौर किया होगा कि विजयवर्गीय जी अब बहुत शांत भाव से और संत की तरह बोल रहे हैं। चेहरे और हाव भाव से साफ लग रहा है वो अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी संवेदना, अपने संत्रास और कुंठा को छिपाने के लिए भीतर ही भीतर मशक्कत कर रहे हैं और अटल जी की कविता पढ़ रहे हैं।
लेकिन हकीकत यह है कि विजय वर्गीय जी को दोहरा झटका लगा है, कह सकते हैं डबल शॉक। डबल शॉक? वो कैसे? एक तो यह कि जिस राज्य के वो प्रभारी थे वहां पार्टी की शिकस्त हो गई। जब पार्टी जीतती है तो प्रभारी का सीना चौड़ा हो जाता है, वो घूम घूम कर बड़े स्वैग से अपना चौड़ा सीना दिखाने लगता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है और वो अपने को जीत का सूत्रधार समझने लगता है। मगर विजय वर्गीय जी के केस में ऐसा नहीं हुआ। ये हुआ पहला शॉक। और दूसरा शॉक? दूसरा शॉक उनके भविष्य की राजनीति को लेकर लगा है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो मध्य प्रदेश के कद्दावर बीजेपी नेता हैं। कहा जाता है कि उनके बढ़ते कद को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को लगा कि बंदा कहीं मेरी कुर्सी ना हथिया ले, तो शतरंजी चाल चलते हुए शिवराज जी ने बीजेपी के आला कमान से कहकर उनको पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनवा दिया, यह कहके कि विजय वर्गीय में जबरदस्त संगठन क्षमता है। क्या करते बेचारे विजय वर्गीय जी? वो ज्यादातर कोलकाता में रहने लगे। उनको लगा कि अगर पश्चिम बंगाल में पार्टी का झंडा फहरा दिया जाए तो फिर उनको केंद्र या मध्य प्रदेश सरकार में कोई बड़ा पद जरूर मिल जाएगा। लेकिन उनकी ये आशा भी चकनाचूर हो गई। ऐसे में मैं विजय वर्गीय जी को वाजपेयी जी की एक और कविता सुनाना चाहता हूं, यह भी उनके बड़े काम आएगी। सुनिए विजय वर्गीय जी। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। गीत तो बढ़िया है शेखरू, लेकिन अब ये भी बताओ कि आगे क्या होगा? आगे मुझे अब लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी कैलाश विजय वर्गीय के उत्तराधिकारी होंगे। एकदम फिट बैठ रहे हैं वो इस रोल के लिए। कहां के उत्तराधिकारी? पश्चिम बंगाल के। मैं बता दूं कि नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। वो भी अपने आप को बड़े तीसमार खां समझते हैं, फन्ने खां, और शिवराज मामा की आंखों में खटकने भी लगे हैं। वैसे पार्टी की तरफ से मिश्रा जी की ड्यूटी भी पश्चिम बंगाल में लगी थी। मोटे तौर पर समझ लीजिए कि वो कैलाश विजय वर्गीय का सहयोग करने गए थे। अब जब वहां बीजेपी हार गई है तो नरोत्तम जी के मुखारविंद से आज ये टपका है। जरा सुनाइए। चूक कुछ नहीं हुई है, चूक तो छोटी सी बात है कि उनका जो नाटक था वो सफल हो गया, वो सफल हो गया। जो व्हील चेयर थी, अब देखो ना, आप कल खड़े होकर भाषण दे रही थी, सीढ़ियां चढ़ने में भी सहारा नहीं लग रहा था। पैर टूटे वाले व्यक्ति को लेकिन बंगाल की जनता बोली है, छलावे में आ गई, छलावे में आ गई। जो व्हील चेयर थी, अब देखो ना, आप कल खड़े होकर भाषण दे रही थी, सीढ़ियां चढ़ने में भी सहारा नहीं लग रहा था। पैर टूटे वाले व्यक्ति को लेकिन बंगाल की जनता बोली है, छलावे में आ गई। नरोत्तम जी काहे डींग मार रहे हैं भाई, काहे? बीजेपी तो पिछली बार मध्य प्रदेश में भी हार गई थी, और जब हारी थी तब आप भी मंत्री थे। वो तो किसी तरह दल बदल कर करा के आपकी सरकार बन गई और आप फिर से मंत्री बन गए, वरना आपने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की लुटिया डुबो ही दी थी। तो आपको चुनाव जिताने का कोई तजुर्बा तो है नहीं, फिर क्यों इतना डींग डोंग कर रहे हैं? मतलब डींग पे डींग मारे जा रहे हैं। और इतना जो आप एक्सपर्ट की तरह पश्चिम बंगाल के बारे में बोल रहे हैं, तो शिवराज मामा कहीं फिर से अमित शाह के कान में ना फुसफुसा दें कि नरोत्तम जी की फुल फ्लेज्ड सेवा, यानी फुल टाइम सेवा पश्चिम बंगाल में ली जाए, क्योंकि ये बड़े अच्छे संगठन करता है।
फिर 5 साल तक बंगाली रसगुल्ला और मिष्टी दोई खाते रहिएगा। आप सबों को तो पता ही है कि देश में ऑक्सीजन की कितनी बड़ी समस्या चल रही है और हमारे देश की लीडरशिप अभी तक इसका सलूशन ढूंढने में नाकाम रही है। उल्टा ऐसे में हमारे नेता इस समस्या का अजीबोगरीब समाधान सुझा रहे हैं। किसने सुझा दिया? क्या समाधान सुझा दिया? अरे जोसेफ प्रीस्ली साहब ने, मैं समझाता हूं। जोसेफ प्रीस्ली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1 अगस्त 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। तो ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा ही दावा किया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि योगी जी ने देश के सामने खड़ी सबसे बड़ी समस्या का सलूशन बता दिया है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम का। आप सब जानते ही हैं कि कोरोना की वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत चल रही है। सरकार को विदेशों से भी ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से हजारों मरीज दम तोड़ रहे हैं। सुबह 4 बजे से आया हुआ हूँ, अभी तक के जो है गैस यहाँ पे मिली नहीं है। 15-20 मिनट हाफ एन आवर अगर यहाँ तक ऑक्सीजन ना पहुँची तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हो जाएगी। बहुत लोग नहीं बचेंगे यहाँ पे। प्लीज़ 3 दिन से लगातार आके सुबह से शाम तक यहाँ बैठ रहे, गैस नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकारों तक सब परेशान है, हैरान है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी ने IIT वालों को एक सीधा सिंपल सा उपाय बताया है। कैसा उपाय शेखरू? नाइट्रोजन गैस से ऑक्सीजन बनाने का। ये देखिए, अब कुछ नादान, नासमझ, नाकाबिल, नामाकूल लोग ट्विटर पर योगी जी को ट्रोल कर रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये सब नादान, नासमझ, नाकाबिल, नामुराद, नामाकूल लोग हैं। इन्हें क्या पता कि एक योगी के पास कैसी कैसी सिद्ध शक्तियां होती हैं, कैसा तपोबल होता है, कैसा दिव्य चक्षु होता है, कैसे कैसे जंतर मंतर होते हैं जो हमारे योगी जी के पास हैं। वैसे इन नादान लोगों के शक को देखते हुए हमने IIT मद्रास के केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर श्री रजनीश कुमार जी से इस फॉर्मूले पर बात की है। सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तो खैर तब्दील नहीं किया जा सकता। ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और केमिकल प्रोसेस के जरिए एलिमेंट को नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदलना संभव नहीं है? ओके, हाँ। लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर आप घबराइए मत। योगी जी जल्द ही इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देंगे या फिर दूसरा कोई नया समाधान बता देंगे ऑक्सीजन की इस समस्या का। नाइट्रोजन से नहीं तो किसी और गैस से सही। उम्मीद पे दुनिया कायम है बाबू। एग्जैक्टली। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन भी सीरियस ही होना चाहिए। और हमारी सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार, सबको मिलकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि रोज लोगों की जानें जा रही हैं। इसलिए हम सरकार से अपील करेंगे कि जल्द ही कुछ न कुछ कीजिए। और जैसा कि बंदरू जी महाराज ने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसका समाधान निकलेगा। जरा मौसम तो बदला है, मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम है कम बेशक, पर उनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। अंधेरे ढल गए, रोशन हुए मंजर, जमी जागी फलक जागा, तो जैसे जाग उठी जिंदगानी, मगर कुछ यादें माजी ओढ़ के सोए हुए लोगों को लगता है जगाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। तो भैया, ये इलेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन पोल खोल यहीं खत्म नहीं हुआ है। हर शनिवार को अब ऐसे ही हम पोल खोलते रहेंगे, मैं और मेरा बंदरू।
हर शनिवार को रात 10:30 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चलते हैं, नमस्कार, खुदा हाफिज। चलिए बंदरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।